हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने कोलोइड्स के बारे में पढ़ा कि कितने टाइप के कोलोइड्स होते हैं और हमने कोलोइड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया ऑन डिफरेंट बेसिस। तो उसमें से हमने जो लास्ट क्लासिफिकेशन की थी दैट वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो उसमें 3 टाइप के कोलोइड्स थे जिनमें लास्ट था एसोसिएटेड कोलोइड्स। ठीक है, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स एंड लास्ट वाज एसोसिएटेड कोलोइड्स। और एसोसिएटेड कोलोइड्स को हम मीसल्स भी कहते हैं। तो आज हम मीसल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर मीसल्स? मीसल्स क्या है? मीसल्स एक्चुअली सिंपल एक सब्सटेंस है जिसको अगर लो कंसंट्रेशन में लिया जाता है, लो कंसंट्रेशन में उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो दैट एक्ट एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से वो एक्ट करता है। लेकिन अगर उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें हम उस सॉल्यूशन में, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो जो पार्टिकल्स थे ना उस सब्सटेंस के, वो एसोसिएट हो जाते हैं, एग्रीगेट्स बना लेते हैं, यानी कि ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। और जो उस टाइम पर इकट्ठे होने के बाद, एग्रीगेट होने के बाद जो साइज़ बनता है ना पार्टिकल का, वो कोलोइडल रेंज में होता है। कोलोइडल रेंज मीन्स 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज का होता है वो। तब हम उनको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स। वो कोलोइडल सोल बन जाता है एंड दैट कोलोइडल सोल इज एसोसिएटेड कोलोइड और मीसल। ठीक है, तो मीसल्स आर द एसोसिएटेड कोलोइड्स formed when concentration of a particular substance which act as a normal strong electrolyte at low concentration is increased in its solution। ठीक है, अगर आप इस वाले पार्ट को बीच में से एलिमिनेट कर दोगे, इस पार्ट को आप एलिमिनेट कर दो, जो ये वाला पार्ट है, तो आपका ये हो जाएगा मीसल्स आर द एसोसिएटेड कोलोइड्स formed when concentration of a particular substance is increased in its solution which at low concentration was a normal strong electrolyte। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो अगर आपको easy लैंग्वेज में इसको लर्न करना है तो। Measles are the associated colloids formed when concentration of a particular substance is increased in its solution which at low concentration was a normal strong electrolyte। ठीक है, अब ये जो कंसंट्रेशन है, मैंने बात की कि अगर कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर दें तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो मीसल फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो कंसंट्रेशन क्या है, कितनी होती है वो कंसंट्रेशन, हम कितनी इंक्रीज़ करें मीसल फॉर्मेशन के लिए, तो वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हर सब्सटेंस के लिए जो कि कोलोइड्स बना सकते हैं अलग अलग होती है। एंड दैट कंसंट्रेशन अबव विच mecal formation takes place is known as critical mecal concentration। What is critical mecal concentration? The concentration of the substance above which they aggregate to form associated colloids। ठीक है, या सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हो concentration above which mecal formation takes place is critical mecal concentration, और शॉर्ट फॉर्म में इसको CMC कहा जाता है। अब ये कंसंट्रेशन तो हो गई कि इस कंसंट्रेशन पर मीसल फॉर्मेशन होगा, लेकिन एक टेम्परेचर, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इतना कितना होना चाहिए, टेम्परेचर की भी एक वैल्यू होनी चाहिए कि कम से कम उतना टेम्परेचर तो हो ही, चाहे आपने जो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दी सब्सटेंस की, आप उसको क्रिटिकल मीसल कंसंट्रेशन पर ले आए, उससे भी ज़्यादा ले आए, लेकिन आपको उसके लिए एक टेम्परेचर भी उस टाइम पर ऐसा होना चाहिए कि जो कि ज़रूरी है। उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होने पर मीसल फॉर्मेशन नहीं होगी। एंड दैट टेम्परेचर एट और अबव विच मीसल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज TK। ओके, दिस इज क्राफ्ट टेम्परेचर और TK। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पर मैं किसका दे रही हूँ आपको? एग्जाम्पल दे रही हूँ एसोसिएटेड कोलोइड्स का। एसोसिएटेड कोलोइड्स बनाते हैं सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स जो है हमने शॉर्ट फॉर्म या हमने एक इसको कॉमन नेम दे दिया किसको? सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या हैं? जो सरफेस पर काम करते हैं। सरफेस पर काम क्या करते हैं? सरफेस पर काम करते हैं, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर ले रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, साबुन और जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं
वॉशिंग के लिए, वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, सरफेस पर काम करते हैं, क्लिनजिंग का काम करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, फिर CMC फॉर सोप एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्हाट इज CMC वैल्यू फॉर सोप? 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने की है, ऐसे कोलोइड्स को जब डाइल्यूट कर देते हैं, हमने पढ़ा कि इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर, जो कोलोइड्स बना रहे हैं ये, जब इनकी कंसंट्रेशन CMC से कम थी, देयर कंसंट्रेशन वाज लेस देन CMC, तो वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव कर रहा था। आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की, यानी कि आपने जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ा दी इसकी और CMC से ज़्यादा कर दी, तो वो बन गया मीसल। अब आप अगर वापस कंसंट्रेशन कम कर दो तो वो वापस वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। दैट विल रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल स्पीशीज़, यानी कि जो एसोसिएटेड कोलोइड्स बने थे, जो पार्टिकल्स इकट्ठे होकर ग्रुप में आ गए थे, अब वो सारे ग्रुप में से वापस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको कंसंट्रेशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन कम करने के लिए हम उनको डाइल्यूट करते हैं उस सॉल्यूशन को। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि एवरी पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, नोट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, बट आपको कोलोइड के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। तो कोलोइड्स जो हैं आप आगे भी पढ़ोगे, इसमें दोनों पार्ट्स होते हैं। कोलोइड के जो पार्टिकल्स हैं ना, जो पार्टिकल्स मिलकर मीसल बनाते हैं, उस पार्टिकल में, सिंगल पार्टिकल में लायोफोबिक पार्ट भी होता है और लायोफिलिक पार्ट भी होता है। आपने लायोफोबिक कोलोइड्स, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइड्स, ये दोनों अलग अलग टाइप के कोलोइड्स पढ़े हैं कि एक कोलोइड या तो लायोफिलिक होगा या फिर वो लायोफोबिक होगा। लेकिन जो कोलोइड के पार्टिकल्स हैं, ईच सिंगल पार्टिकल हैज़ बोथ पार्ट्स इन इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में लायोफिलिक पार्ट भी है और लायोफोबिक पार्ट भी है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि जो मीसल है एक एग्रीगेट बनेगा, उसमें 100 या ज़्यादा स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। स्पीशीज़ मीन्स यहाँ पर पार्टिकल्स, सब्सटेंस के। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ मीसल फॉर्मेशन। मीसल्स बनती कैसे हैं, क्या मेथड है। वैसे आपने ये 10th क्लास में आप कर चुके हो, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में है, एंड इट इज़ 2 years आफ्टर यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास दिस टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि टेकिंग एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया कोलोइडल सॉल्यूशन का, मीसल का, एसोसिएटेड कोलोइड्स का या मीसल का सोप सॉल्यूशन, सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ठीक है, तो इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ सोप सॉल्यूशन का। जो साबुन है यहाँ पर, सोप इज़ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, तो जो साबुन है वो क्या है? एक्चुअली सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, जिसको हम इस सिंपल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ सिंपल फार्मूला ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड का मतलब है कि जो यहाँ पर R ग्रुप होगा, R ग्रुप विल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। R ग्रुप में जो है या आप लगा लो कि C11 से ज़्यादा, 11 कार्बन से ज़्यादा इसके अंदर कार्बन एटम्स होते हैं। एल्काइल ग्रुप जो होता है इसका 11 कार्बन एटम से ज़्यादा उसमें कार्बन होंगे उस चेन में। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं इसका सोडियम स्टीरेट, और सोडियम स्टीरेट में ये बना है स्टीरिक एसिड से। ठीक है, ये सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है, और स्टीरिक एसिड होता है C17H35COOH। तो अगर आप यहाँ से H हटा देते हो, सोडियम आयन लगा देते हो, सोडियम लगा देते हो, तो इट इज़ सोडियम स्टीरेट। ठीक है, या हम कहते हैं इसको सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। तो हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली जब आप कपड़ों पर साबुन लगाते हो तो कपड़ों को पहले गीला करते हो। कपड़े जब गीले किए जाते हैं और उस पर सोप अप्लाई किया जाता है तो सोप सॉल्यूशन बन जाता है। उस सोप सॉल्यूशन में जो सोप पार्टिकल्स थे वो आयनाइज हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि डीकम्पोज हो जाते हैं। दे डीकम्पोज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड द पॉजिटिव आयन इज सोडियम आयन एंड नेगेटिव आयन इज कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जो हमारा एसिड है
हमारा जो एसिड है वो हमने लिया है स्टीरिक एसिड का साल्ट लिया है, तो यहाँ जो ये कार्बोक्सिलिक आयन होगा इसको हम बोलेंगे स्टीरेट आयन, और ये है सोडियम आयन। जब सोडियम स्टीरेट वाटर में आयनाइज होगा तो ये स्टीरेट आयन देगा और सोडियम आयन देगा। तो अब जो काम करना है ना, यहाँ पर सोप का मेन काम जो करता है पार्ट, वो ये वाला पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है ये इस सोडियम स्टीरेट का, ठीक है। और सोडियम स्टीरेट ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ये वाला, इसके दो पार्ट्स हैं। अब इसमें दो पार्ट कौन से हैं? दिस हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ R, वन पार्ट इज़ R एंड अदर पार्ट इज़ दिस ग्रुप, ठीक है। अब आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है इसमें नेगेटिव चार्ज है, आपने यहाँ नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, और इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। और वैसे भी आपको ये पता हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, और जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक है ये, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स हम यहाँ पर कहेंगे लायोफोबिक से बना है हाइड्रोफोबिक। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर जो सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, वो वाटर में बन रहा है, तो वहाँ पर हम, और जो हमारा कोलोइड है वो लायोफोबिक टाइप का है, तो हम उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। इफ़ द सोलवेंट इज़ वाटर, या हम कह सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम। अगर हम मोर एक्यूरेटली बात करें तो कोलोइड्स के केस में हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो दिस इज़ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो RCOO नेगेटिव, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है पूरा, आप इसको एक साथ समझ लो। इसमें ये जो पार्ट है इसका जिग जैग, ये क्या है? ये है R। आपने सीखा 11th क्लास में कि जो एल्काइल चेन होती है, जैसे अगर मैं सिंपली एल्केन प्रोपेन को लिख दूँ CH3 CH2 CH3, तो इसको हम जिग जैग वे में भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 17 कार्बन एटम्स को इस तरह से जिग जैग दिखाकर रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपने बिल्कुल 17 नहीं दिखाने हैं, सिंपली आपने इस तरह से कर छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ जो ये जिगजैग पार्ट है ये तो है R पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, इट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन पोलर टेल, ये एक तरह से टेल है। तो अगर मैं, आप आगे देखोगे कि मैं इस एक पर्टिकुलर आयन को, इस पूरे आयन को मैं इस तरह से अगर शो कर रही हूँ, तो ये जो है ये टेल है, और ये क्या है? ये हेड है। हेड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला पार्ट COO नेगेटिव ये वाला पार्ट है, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, और जो नीचे जिग जैग पोर्शन है हाइड्रोकार्बन चेन का, वो उसको हम कहेंगे टेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि जो इस RCOO आयन जो आयनाइजेशन के बाद बना साबुन की, उसमें ये R पार्ट जो है इट इज़ हाइड्रोफोबिक, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन पोलर टेल। और जो ये नेगेटिव पार्ट है इट इज़, ये पोलर पार्ट है, दिस पोलर पार्ट इज़ हाइड्रोफिलिक एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोलर आयनिक हेड, क्योंकि ये पोलर है। जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव पार्ट होते हैं, आयनिक पार्ट्स होते हैं, वो पोलर होते हैं। तो इट इज़ हाइड्रोफिलिक, और आपको पता भी होगा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, या चार्ज्ड कंपाउंड्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं ईजिली। तो इसलिए ये नेगेटिव आयन होने के कारण ये हाइड्रोफिलिक है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोलर आयनिक हेड, या सिंपली हेड भी आप इसको कह सकते हो। सोडियम स्टीरेट के अगर हम ये पूरा का पूरा दिखाएं सोडियम स्टीरेट का, तो सोडियम स्टीरेट को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये मैंने 17 पूरे बनाए हैं, CH3 CH2 CH2 करके, और लास्ट में है COO जब आप इस पूरे सोडियम स्टीरेट जो एक ये पार्टिकल है, मैं एक पार्टिकल की यहाँ सिर्फ बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप सोप अप्लाई करते हो क्लोथ्स पर तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक पार्टिकल जो है जब ये आयनाइज होगा वाटर में, तो ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव पार्ट है वाटर में जो जाता है, और जो सोडियम आयन है ये है पॉजिटिव पार्ट जो कि वाटर में जाता है। तो जो अब इसको मैंने इसमें को भी अलग कर दिया, टेल को अलग कर दिया, और जो पोलर हेड है उसको अलग कर दिया। तो ये है टेल
C17H35 जिगजैग टेल विच इज़ हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। और ये है इसका अलग हो गया, जो इसके साथ ही रहेगा, इसके साथ ही रहेगा, सिर्फ मैंने अलग करके दिखाया है आपको यहाँ पर। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और पोलर है, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जो मैंने आपको बताया वही है दोबारा सारा। व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर एज आयनाइजेशन टेक्स प्लेस यील्डिंग स्टीरेट आयन बनता है और सोडियम आयन बनता है। सो द हाइड्रोफोबिक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन स्टेज अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपने, जब ये आपने साबुन जो है सोप सॉल्यूशन बनाया आपने, अभी हम कपड़ों की बात नहीं कर रहे, जब आपने सोप सॉल्यूशन बनाया या आपने डिटर्जेंट डाला, चाहे हम डिटर्जेंट की बात अलग से करेंगे बाद में, बट यहाँ पर आप जैसे साबुन को कई बार पानी में घोल कर रख देते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं हम वॉशिंग के लिए, तो आप मान लो आपके पास वही सोप सॉल्यूशन है, तो सोप सॉल्यूशन में जो सोप पार्टिकल्स थे सारे, वो किस तरह से अरेंज हो जाते हैं। जो ये है, ये सारा ये हमारा कंटेनर है, वाटर है इसके अंदर, तो जो सोप पार्टिकल हैं उनमें हमने कहा कि ये एक सोप पार्टिकल है, इसका ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये तो रहेगा वाटर की तरफ, ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से दूर रहेगा। इसलिए सारे सोप पार्टिकल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है ये वो तो अंदर की तरफ है, और जो ये टेल है हाइड्रोफोबिक वो बाहर की तरफ से। ये सारे ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ी, साबुन ज़्यादा डाल दिया हमने और ऐड कर दिया, ठीक है, CMC से ऊपर चली गई कंसंट्रेशन, तो क्या होता है, तो जो ये नेगेटिव पार्ट हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, ये अंदर की तरफ पुल हो जाते हैं, अंदर की तरफ पुल कर लिए जाते हैं वाटर के अंदर अट्रैक्शन के कारण, बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक। और जब वो अंदर की तरफ पुल कर लिए जाते हैं तो वो कैसे रहेंगे, अब जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये वाली, ये तो हाइड्रोफोबिक है, तो ये कैसे रहेगी, ये भी अंदर चली गई पानी के, बट इट इज़ वाटर हीटिंग और वाटर रिपेलिंग। तो ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि जो टेल है वो तो अंदर की तरफ हो जाती हैं, और जो ये नेगेटिव पार्ट है वो बाहर की तरफ हो जाता है। इस तरह से ये अरेंज हो जाती हैं और ये बन जाती है मीसल। इन पर सब पर है नेगेटिव चार्ज। यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस डायग्राम विच यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास, ठीक है। तो ये हमारा मीसल बन गया, मीसल फॉर्मेशन हो गई, ओके। इसके बाद ये जो स्फेरिकल एग्रीगेट मैंने आपको बनाकर दिखाया, इसको मीसल बोलते हैं। अब आपने देखा, जब मैंने इसका डायग्राम बनाया तो आपने देखा कि जो बाहर वाला पार्ट है ना, जहाँ पर कि ये नेगेटिव पार्ट है, पोलर हेड है, जिधर टेल तो अंदर की तरफ हो गई सबकी, इस पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है, तो मीसल के बाहर कवरिंग पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसलिए इस मीसल को आयनिक मीसल भी कहते हैं, बिकॉज दिस मीसल हैज़ नेगेटिव शेथ अराउंड इट, आउटर साइड पर इसमें नेगेटिव शेथ है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको आयनिक मीसल भी कहा जाता है। ये तो हमने बात की सोप सॉल्यूशन के बारे में, साबुन के बारे में, कि साबुन में मीसल कैसे बनती हैं। अब हम सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक डिटर्जेंट में भी बिल्कुल वही है, इसी तरह से ही एक्शन होगा, सिर्फ फ़र्क क्या है, सिंथेटिक डिटर्जेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग होते हैं इनसे। जो साबुन है वो होता है सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, या हम सिंपली बोल सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। हायर अगर समझ नहीं आता तो लॉन्ग चेन मीन्स जिसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं। और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है ये SO3H, ठीक है, ये है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो अगर यहाँ से आप H हटा देते हो, सोडियम आ जाता है, तो ये सोडियम साल्ट बन जाता है उसका, और ये लॉन्ग चेन है। ये जो लॉन्ग चेन है यहाँ पर, ये एल्काइल चेन भी हो सकती है, या फिर इसके एंड में बेंजीन भी हो सकता है, 6 कार्बन
बेंजीन। तो ये है एक सिंथेटिक डिटर्जेंट का पार्टिकल। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पर है सोडियम। इन केस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स विच आर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल सल्फोनिक एसिड। एग्जाम्पल हमने इसमें लिया है सोडियम लोरिल सल्फेट। यहाँ पर ये गलत हो गया, सल्फेट ग्रुप लगा दिया मैंने, तो ये SO3Na। ठीक है, तो पोलर ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, अब जब आयनाइजेशन होगी वाटर में जाकर तो ये अलग हो जाएगा पार्ट और ये पार्ट अलग हो जाएगा, सोडियम आयन अलग और ये नेगेटिव चार्ज अलग। अब इसमें जो हमारा आयन था, जो हमारा नेगेटिव आयन है जो कि मीसल बनाएगा, वो क्या है, वो लॉन्ग चेन, इस तरह से आप दिखाओगे SO3 नेगेटिव। ठीक है, या तो ये होगा सल्फोनेट आयन ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल, लॉन्ग एल्काइल चेन, या फिर सल्फोनेट आयन ऑफ बेंजीन एल्काइन चेन। ठीक है, मेथड ऑफ मिसल फॉर्मेशन इज एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। जो आपने साबुन में पढ़ा मिसल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, बिल्कुल सेम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के लिए भी है। इसके बाद हम करेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अगर आपको मैकेनिज्म समझ आ गया मिसल फॉर्मेशन का, देन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज़ वेरी सिंपल। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी है कि जो हमारे कपड़ों पर, क्लोथ्स पर जो डस्ट होती है, किसी भी तरह की मैल है, दैट इज़ ऑयली इन नेचर। ठीक है, वो ऑयली नेचर की होती है, ग्रीजी टाइप है या ऑयल है या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे ऑल आर ऑयली इन नेचर। आपको ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। तो जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफोबिक है लेकिन लाइपोफिलिक है। लाइपोफिलिक अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो जैसे मैंने आपको हाइड्रोफोबिक बताया था कि अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो हम हाइड्रो वर्ड लगाते हैं, लायो को रिप्लेस कर देते हैं। आपने दो टाइप के कोलोइड्स पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दैट आर लायोफोबिक कोलोइड एंड लायोफिलिक कोलोइड एंड लायोफोबिक कोलोइड्स। तो लायो वर्ड हम रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रो से अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, और लायो वर्ड हम रिप्लेस कर देते हैं लाइपो से, जो कि लिपिड से आया है, अगर डिस्पर्जन मीडियम लिपिड है या फैट्स है। ठीक है, तो जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक है, वो एक्चुअली लाइपोफिलिक होती है, यानी कि वो फैट लविंग है, लिपिड लविंग है। ठीक है, तो जब साबुन को अप्लाई किया जाएगा क्लोथ्स के ऊपर, तो क्लोथ पर जो डस्ट होती है या ऑयल ड्रॉपलेट होती है या ग्रीज होती है, तो जो मीसल का जो सिंगल पार्टिकल है, साबुन के जो पार्टिकल होते हैं जो मीसल बनाते हैं, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं। कैसे? जैसे मीसल में अरेंज किया था, एग्रीगेट में अरेंज किया था, लेकिन वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर ज़बरदस्ती हाइड्रोकार्बन चेंज अंदर की तरफ पुश हुई थी, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती पुश नहीं होगी क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो लाइपोफिलिक है, तो वो फैट पार्टिकल की तरफ या ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट है, हेड है जो पोलर, वो वाटर में रहेगा। तो यहाँ पर जो ये आप यहाँ से देखो इसको बाय डायग्राम, ये आपको बताया था सारा वही है इसमें। व्हेन सोप इज़ अप्लाइड ऑन क्लोथ्स विद वाटर, सोप मोलिक्यूल्स आफ्टर आयनाइजेशन अबव CMC फॉर्म मीसल्स। इस तरह से वो मीसल्स बनाते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो आर है जो दैट स्टे टूवर्ड्स ऑयल और ग्रीज और डस्ट पार्टिकल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि लाइपोफिलिक है वो अब ऑयल या ग्रीज ड्रॉपलेट की तरफ होगा। ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट था हाइड्रोफिलिक पार्ट, वो वाटर में रहता है, दैट हेड्स टूवर्ड्स द वाटर। अब यहाँ पर जो ये सर्कल मैंने दिखाया है, ये एक्चुअली एक ऑयल ड्रॉपलेट रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ एन ऑयल ड्रॉपलेट। इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है ऑयल लविंग होने के कारण वो अंदर की तरफ अरेंज हो गई और नेगेटिव पार्ट बाहर वाटर की तरफ से हो गया। अब इस पार्टिकल ने क्या काम किया यहाँ पर, ये जो पार्टिकल है ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर,
ये काम कर रहा है वाटर और फैट को जोड़ने का आपस में। आपको पता है और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते हैं आपस में। अगर किसी तरह से वाटर में ऑयल ड्रॉपलेट गिर जाती है या थोड़ा सा ऑयल गिर जाता है तो वो अलग से क्लियर दिखाई देते हैं। दोनों अलग अलग लेयर बना लेते हैं, अलग अलग परत बना लेते हैं। अगर ऑयल हैवी है तो वो नीचे हो जाता है, अगर ऑयल हल्का है तो वो ऊपर होता है। ठीक है, यही होता है ना। वो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, हम उनको मिक्स कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ इमल्सिफायर। And what is emulsifier? Emulsifier is a substance which can dissolve oil in water या water in oil। ठीक है, emulsifier उन दोनों को मिक्स कर सकता है। तो वो क्या करता है, दोनों को आपस में जोड़ देता है। और यहाँ पर ये जो हमारा एक पार्टिकल है साबुन का, वो भी यही काम कर रहा है। उसने एक तरफ से तो ऑयल ड्रॉपलेट को पकड़ लिया और एक तरफ से वो वाटर में है। तो जब कपड़ों पर हमने साबुन लगाया, ठीक है, और जो क्लोथ्स पर जो ऑयल ड्रॉपलेट थी वहाँ पर ये इस टाइप की मीसल्स बन गई। जब आप कपड़ों को पानी में से निकालोगे या आप ज़्यादा पानी में डालोगे कपड़ों को, तो क्या होगा, ये जो ऑयल है ये पार्टिकल्स इसको खींचकर कपड़ों में से बाहर पानी में ले आते हैं और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, दिस मीसल दैट इज़ फॉर्म्ड अराउंड ऑयल पार्टिकल खिंच जाती है, खिंचकर कपड़ों में से बाहर आ जाती है। खींचने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पकड़कर खींच रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, खिंच जाती है कि मतलब जो ये बाहर ले आता है उसको। ठीक है, और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। सोप इन दिस वे एक्ट एज इमल्सिफायर एंड पुल्स ऑयल ड्रॉपलेट और डस्ट इन वाटर फ्रॉम क्लोथ्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मीसल्स एज ईच मीसल हैज़ नेगेटिव कवरिंग। अब यहाँ पर आप देखो, इस मीसल के बाहर चारों तरफ ये नेगेटिव कवरिंग है। अगर मैं यहाँ पर एक और मीसल बना देती हूँ ऐसे ही, तो उस पर भी बाहर नेगेटिव कवरिंग होगी। तो ये जो नेगेटिव मीसल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती हैं। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाती, ये मीसल भी और ये मीसल भी। अगर डिफरेंट चार्जेस होते दोनों पर बाहर की तरफ तो ये मिल जाते और एग्रीगेट बना लेते और भी बड़े पार्टिकल्स बन जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऑल द मीसल्स हैव आउटर कवरिंग ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, सो दे डू नॉट कम क्लोज एंड फॉर्म एग्रीगेट, इसलिए वो मिलकर और बड़े पार्टिकल्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट मीसल एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। In the similar way as the soap acts on the cloth for removing dust, oil particles and grease particles, detergents also work in same way। ठीक है, जैसे सोप वर्क करता है, क्लिनजिंग एक्शन अपना करता है, बिल्कुल उसी तरह से ही डिटर्जेंट्स, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं, जो कि सोडियम सॉल्ट हैं, लॉन्ग एल्काइल चेन सल्फोनिक एसिड के या बेंजीन सल्फोनिक एसिड के, वो भी उसी तरह से मीसल फॉर्मेशन करते हैं अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड कपड़ों को साफ़ कर देते हैं। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज़ टेल मी in the comment box। Okay,